हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर है 2011 का। 2011 में आर्ट्स वाले स्टूडेंट को स्पेशली ये सवाल पूछे गए थे, तो हम लोग यहाँ पर उन्हीं सारे सवालों को लेने वाले हैं। आज की वीडियो में जितने भी आपको हम प्रश्न बताएंगे, सारे क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लेना, है ना। अभी आप वीडियो जो है वो ध्यान से समझ लीजिए, कंटेंट को देख लीजिए, और जहाँ जहाँ आपको हम कहें कि स्क्रीनशॉट कर लेना, जरूर ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन जितने भी है ना, सब आर्ट्स वाले स्टूडेंट को जरूर पूछा गया था। लेकिन अब चूंकि पता है कि झारखंड बोर्ड इकोनॉमिक्स का सिलेबस आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए सेम टू सेम है, तो कंप्लीट वीडियो के साथ आप बने रहिए। और हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करना, तो हम और भी क्वेश्चंस इस प्रकार से लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्शल की परिभाषा का केंद्र बिंदु क्या था। मतलब कि मार्शल ने जो डेफिनेशन दिया था ना, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, तो उसमें कौन सा ऐसा बात आया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, व्हाट वाज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। अल्फ्रेड मार्शल, पता है, अपना एक किताब लिखे थे, उन्होंने लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये है उनका किताब का नाम। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा था? अल्फ्रेड मार्शल ने। और ये किताब जो है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये 1890 में छपा हुआ था। और इसी किताब के अंदर में अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहा है। यानी कि इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। समझ आया? मतलब कि ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, अर्थशास्त्र मानव की भलाई का विज्ञान है। इस प्रकार से हम देखें तो मार्शल की परिभाषा का जो केंद्र बिंदु नजर आता है वो है कल्याण, यानी कि वेलफेयर। तो इस ढंग से देखो, अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में जो है पब्लिश हुआ था इनका किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हैज कॉल्ड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। दस, यानी कि इस प्रकार द सेंट्रल पॉइंट ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन वाज वेलफेयर। यानी कि मार्शल की डेफिनेशन का जो मूल आधार था या जो केंद्र बिंदु था डेफिनेशन का, वो क्या है? कल्याण है, ठीक है। ये मानव के अध्ययन पर ज़्यादा जोर डालते हैं, लेकिन एडम स्मिथ कहते थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी कि एडम स्मिथ जो है वो धन के अध्ययन पर ज़्यादा जोर डालते हैं, और मार्शल जो है वो मानव के अध्ययन पर ज़्यादा जोर डालते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन को जो है ना आप जरूर स्क्रीनशॉट कर लेना। देखो, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI, ठीक है। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवर्तनशील साधन से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय अ वेरिएबल फैक्टर। देखिए, उत्पादन के कई सारे साधन होते हैं। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जनरली हमें क्या चाहिए होता है भाई? जनरली हमें चाहिए होता है भूमि, ठीक है, यानी कि लैंड। हमें चाहिए होता है मजदूर, यानी कि श्रम, ठीक है, और इसी तरीके से लेबर जिसको कहते हैं, और इसी तरीके से हमें चाहिए होता है पूंजी, यानी कि कैपिटल। तो इस ढंग से कच्चे माल, तो बहुत सारे साधन की हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि उत्पादन करने के लिए तो बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन परिवर्तनशील साधन क्या है ना, वह साधन है, समझ लो, जिसे हम अल्पकाल में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब कि उत्पादन का वैसा साधन जिसे अल्पकाल में परिवर्तन किया जा सकता है, उसे हम परिवर्तनशील साधन कहते हैं। अल्पकाल में बोल रहा है, अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ऐसे ही साधन होते हैं परिवर्तनशील साधन। जैसे कि देखिए यहाँ पर श्रम, इसी प्रकार से ईंधन यानी कि फ्यूल, है ना, कोयला, डीजल, पेट्रोल इस रूप में हो सकता है। कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल, ये सब क्या होते हैं? परिवर्तनशील साधन होते हैं। हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं कि द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी चेंज्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। मतलब कि ऐसे सारे साधन जिसे हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे परिवर्तनशील साधन। अब ये शॉर्ट टाइम का मतलब क्या है? हमारे पास यानी कि समय बहुत कम है, और उतने कम टाइम में अगर हमें उत्पादन बढ़ाना होगा तो उस टाइम हम श्रम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगर अल्पकाल में हमें उत्पादन घटाना होगा तो हम श्रम की मात्रा को कम भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम फ्यूल को उत्पादन बढ़ाने के साथ बढ़ा सकते हैं अल्पकाल में, और घटाने के साथ घटा भी सकते हैं। कच्चे माल भी ठीक इसी ढंग से हमने एग्जांपल लिया है, रॉ मटेरियल। उत्पादन जब अल्पकाल में बढ़ाना होगा तो हम रॉ मटेरियल को ज़्यादा लगा सकते हैं, उत्पादन घटाना होगा तो हम रॉ मटेरियल को भी
जो है वो घटा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमने एग्जाम्पल आपको दिया है ये सभी जो है वो परिवर्तनशील साधन हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ये भी क्वेश्चन को जो है ना आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना, जरूर से जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा, जहाँ पर उपभोक्ता अपनी आमदनी से वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा संयोग प्राप्त कर चुका है कि उसको लग रहा है कि वाह मज़ा आ गया इतने ज़्यादा संतुष्टि लेकर के। मतलब कि उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता अपनी दी हुई मौद्रिक आय से यानी कि दिए हुए मनी इनकम से तथा वस्तु की एक निश्चित मूल्य पर अपने आप को अधिकतम संतुष्ट महसूस करता है। यानी कि कंज्यूमर एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुका है जहां को कंज्यूमर को ये महसूस हो रहा है, ये फील हो रहा है कि वाह बहुत आनंद आ रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि द कंज्यूमर्स है ना, द स्टेट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है इन विच द कंज्यूमर फील्स, कंज्यूमर महसूस करता है, क्या महसूस करता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है ना। कहाँ से भाई, तो विथ हिज गिवन मॉनेटरी इनकम या फिर मनी इनकम एंड अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि वस्तु की कीमत तो निश्चित होती है मार्केट में और कंज्यूमर के पास जो पैसा है वो भी निश्चित है और उसी पैसे में उस वस्तु की दी हुई कीमत पर वो ना सबसे अच्छा संतुष्ट महसूस कर पा रहा है कि हम तो बस यही चाहते थे, मज़ा आ गया इस चीज़ को उपभोग करके या कंज्यूम करके। तो यही होती है स्थिति उपभोक्ता संतुलन की। ध्यान रखिएगा एक वस्तु की अवस्था में उपभोक्ता संतुलन की शर्त मार्शल ने क्या बताया है कि वस्तु जो है यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। देखो एक्स वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी अगर एक्स वस्तु की प्राइस के बराबर में हो जाएगा ना तो हम समझते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। कंज्यूमर का क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। एक वस्तु की अवस्था में आप लिख देना इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, है ना, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना, अकॉर्डिंग टू मार्शल। तो यहाँ पर देखो मार्शल के अनुसार सीमांत उपयोगिता, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अगर वस्तु के मूल्य के बराबर है तो यहीं पर जो है वो कंज्यूमर अधिकतम संतुष्टि में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मार्शल ने ही कहा था, ठीक है। वस्तु की अवस्था में, एक वस्तु की अवस्था में यानी कि उपभोक्ता संतुलन की शर्त यही है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आप जो है वो जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट कर लेना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं VVI क्वेश्चन से सारे लगभग। देखो सीमांत आगम किसे कहते हैं, मतलब कि विच इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब कि सीमांत आगम मतलब क्या, सीमांत आगम मतलब कि एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से टोटल जो है वो एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंजिंग देखने को मिला। मतलब कि उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई अगर जो है बेचा जाए तो उससे कुल आगम में जितनी की वृद्धि हो जाती है उसे ही हम सीमांत आगम कहते हैं। यानी कि द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में क्या होगा, इंक्रीज होगा, किसकी वजह से, बाय इंक्रीजिंग द सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। वन एडिशनल यूनिट जब हम सेल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को तो निश्चित तौर पर हमारा जो टोटल रेवेन्यू है इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है और यही कहलाता है हमारा क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, टोटल रेवेन्यू हम कहते किसको हैं, जैसे समझो हम यहाँ पर पहले रेवेन्यू को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट का प्राइस जो है किसी वस्तु का है 5 रुपया, 5 रुपये में ग्लेशियर पेन मान लो मिल रहा है। अब उसको ना एक इकाई बेचा, जो दुकानदार है वो एक कलम बेचा 5 रुपये में, तो यहाँ पर जो है दुकानदार टोटल कितना पैसा कमा लेगा, टोटल रेवेन्यू उसकी कितनी हो जाएगी, टोटल कमाई हो जाएगी प्राइस इनटू क्वांटिटी के इक्वल। मतलब कि यहाँ पर देखो प्राइस तो 5 रुपये है, दुकानदार ने एक इकाई बेचा, तो इस ढंग से दुकानदार 5 रुपये कमा लेता है। कितनी इकाई बेच करके, कलम की एक इकाई बेच करके 5 रुपये के हिसाब से एक कलम बेचा है तो टोटल कमाई 5 रुपया कर लिया। लेकिन अगर जो है दुकानदार उसी वस्तु का आप समझो कि 5 रुपये जो है वो हिसाब से पहले एक इकाई बेच रहा था, अब 2 इकाई बेचने लगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचा, तो उसकी वजह से जो है ना अब टोटल रेवेन्यू कितनी बनती है, देखो प्राइस इनटू फिर से करो क्वांटिटी,
तो यहाँ पर नज़र क्या आ रहा है अब 5:2 मतलब कि 10 रुपीज़। टोटल दुकानदार देखो अब 10 रुपये कमा लिया, जबकि पहले 5 ही रुपया कमा रहा था। तो एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो सेल बढ़ाया, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई बेचने से वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेच रहा है। पहले तो केवल एक ही इकाई बेच रहा था ना, यहाँ पर देख सकते हैं पहले केवल एक ही कलम बेच रहा था, तो उस समय टोटल रेवेन्यू था 5। अब एक एक्स्ट्रा कलम बेचने लगा, यहाँ पर देखो है ना, एक एक्स्ट्रा बेच दिया। पहले तो एक ही बेच रहा था, अब एक एक्स्ट्रा बेचा, इसकी वजह से टोटल रेवेन्यू में ना 5 रुपया का वृद्धि देखा गया। तो टोटल रेवेन्यू जितने का वृद्धि आएगा उसी को क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो एक इकाई घटा भी दे तो भी वही स्थिति बनेगा, यानी कि यहाँ पर मान लो पहले बेच रहा था यानी कि 2 इकाई, तो 5 रुपये के हिसाब से बेच रहा था, तो टोटल कमाई 10 था। अब एक इकाई कम बेच रहा है, तो एक इकाई जब कम बेचा तो टोटल रेवेन्यू में कितने की कमी आ गई, 5 की कमी आया। चूंकि पहले था 10, अब हो रहा है मात्र 5, तो 5 इकाई कम हो गया पैसा, यानी कि 5 रुपया कम कमा रहा है, तो अब भी मार्जिनल रेवेन्यू 5 निकलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि डेल्टा टीआर हमें पता करना है। डेल्टा मतलब परिवर्तन, टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू पहले था 5, देखो यहाँ पर, और ये अब हो गया 10। तो टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंजिंग देखने को मिल रहा है, 5 का। तो ऊपर में लिखेंगे यानी कि 5, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। और डेल्टा जो क्यू है उसका मतलब क्या है, क्वांटिटी पहले था 1, अब कितना बेच रहा है 2, तो कितने का चेंजिंग आया क्यू में, 1 का। तो 5 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 5 ही हो जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू 5 निकलता है। इस प्रकार से क्लियर हो गया होगा। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है, यहाँ से एक बार डेफिनेशन पढ़ लो अच्छे से। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कि जब उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई का बिक्री बढ़ाने पर कुल आगम में जितनी की वृद्धि हो जाती है, चूंकि इकाई बढ़ा रहा है, बेचने की मात्रा बढ़ाया है, तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इसका सीधा सीधा मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा बेचने पर ज़्यादा कमाई होती है। बिल्कुल सही बात है। तो उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई बिक्री बढ़ाने पर कुल आगम में जितनी वृद्धि होती है उसे ही हम सीमांत आगम कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इतना जिक्र कर दिया। अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके बाद हम लोग मैक्रो का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। देखिए एकाधिकार बाजार जो होता है उसको आप समझने की कोशिश करिए। अंग्रेजी में क्या कह रहा है, हाउ मेनी फर्म्स आर इन द मोनोपोली मार्केट। तो यहाँ पर टर्म समझना, मोनो का मतलब होता है सिंगल, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे मोनो कार्बन, तो उसी ढंग से मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, और पॉली का अर्थ होता है सेलर। तो यानी कि जहाँ पर सिंगल सेलर होगा, विक्रेता की संख्या 1 होगी, तो विक्रेता मतलब कि फर्म होता है। ध्यान रखना यहाँ पर जो है ना क्या कह रहे हैं कि एकाधिकार बाजार में केवल एक ही फर्म होता है, यानी कि देयर इज ओनली वन फर्म इन मोनोपोली मार्केट। और मोनोपोली मार्केट में अगर केवल एक ही विक्रेता है तो पक्का है अन्य बाजारों की तुलना में इस बाजार के अंदर वस्तु का मूल्य ज़्यादा पाया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एकाधिकार बाजार की एक सबसे अच्छी विशेषता बताते हैं कि ये जो है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एडॉप्ट करता है, जिसे हम मूल्य विभेद की नीति कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति से अगर इसको लगा कि ज़्यादा प्राइस चार्ज करना चाहिए तो ज़्यादा प्राइस ले लेगा, लेकिन अगर देखेगा कि बेचारा गरीब आदमी इतना पैसा नहीं दे पाता है तो यानी कि ये प्राइस को घटा भी सकता है। ठीक है, मतलब कि जो मूल्य निर्धारण की बात है ये फर्म जो है ना स्वयं करता है। मूल्य निर्धारण का बात जो है वो एकाधिकार बाजार में फर्म खुद ही कीमत को तय कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं है। फर्म और आपका इंडस्ट्री यानी कि दोनों सेम टू सेम है। कहाँ पर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ध्यान रखना फर्म इक्वल टू क्या होता है, इंडस्ट्री। कहाँ, एकाधिकार बाजार में जो फर्म है वही इंडस्ट्री भी है। क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर ना एक चीज़ और ध्यान रखना, एकाधिकार बाजार में ऐसी वस्तु बेची जाती है जिसको हम कहते हैं क्या, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब एक यूनिक प्रोडक्ट बेचा जाता है। यहाँ पर यूनिक मतलब एक अनोखा उत्पाद बेचा जाता है। कहाँ पर, तो मोनोपोली मार्केट के अंदर में यूनिक प्रोडक्ट सेल किया जाता है, अनोखा उत्पाद बेचा जाता है। ये सब सारी विशेषताएं हमने बता दिया। यानी कि एकाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या केवल 1 होती है। यहाँ पर फर्म स्वयं उद्योग भी होता है। वस्तु का मूल्य निर्धारण फर्म स्वयं कर लेता है, उसको इंडस्ट्री जो है वो अलग है ही नहीं, फर्म वही है, इंडस्ट्री वही है, तो कीमत खुद ही निर्धारण कर लेता है। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेट भी करता है। अगर किसी से लगा कि ज़्यादा कीमत वसूलना है तो वसूल लेगा, और किसी से लगा कि नहीं इतना पैसा नहीं, थोड़ा कम ही लेते हैं तो कम भी ले सकता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पॉलिसी कहाँ की है, ध्यान रखना,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी होता है मोनोपोली मार्केट का मेन फीचर है ये सब, ठीक है। यानी कि मूल्य विभेद की नीति यहाँ पर अपनाया जाता है और इस बाजार में एक यूनिक प्रोडक्ट बेचा जाता है जिसका कोई भी नज़दीकी स्थानापन्न नहीं अवेलेबल होगा, यानी कि कंज्यूमर को यहाँ पर ही आकर के लेने होंगे, दूसरा कोई कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं बचता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले क्वेश्चन पर। ये देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, और ये भी आपका जो है ना VVI क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन क्या है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना जितने क्वेश्चन VVI बता रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस वीडियो में। देखो कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए, यानी कि डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो ये जो मैक्रो टर्म है ना, मैक्रो, इसका मतलब क्या होता है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो हम जानते हैं हिंदी में इसको समष्टि कहते हैं, तो समष्टि का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो हो जाता है मैक्रो। और ये जो मैक्रो शब्द है ना वो ग्रीक भाषा से आया है, ध्यान रखना। ग्रीक भाषा के किस भाषा से, तो ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से लिया गया है ना, मैक्रोज शब्द। और इसी मैक्रोज का अर्थ होता है व्यापक, यानी कि बड़ा। व्यापक मतलब क्या, बड़ा, मतलब मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। अब यहाँ पर देखिए दूसरे तरीके से आप अंग्रेजी में कैसे बताएंगे इसको, कि द इंग्लिश वर्ड कौन सा, मैक्रो, MACRO, मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। किस भाषा से आया है, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से आया है। और ये वर्ड कौन सा है, देखो मैक्रोज, और इस मैक्रोज का अर्थ होता है लार्ज, यानी कि बड़ा। सो इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पर पूछा था समष्टि का अर्थ क्या होता है, तो समष्टि का अर्थ होता है बड़ा, यानी कि व्यापक, बहुत बड़ा, ठीक है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आय है ना, मुद्रास्फीति, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, इस तरह के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। वही तो है समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र का यह वह भाग है जिसमें अर्थव्यवस्था की सामूहिक इकाइयों या व्यापक आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना कि समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है आय एवं रोजगार का सिद्धांत, यानी कि हम इसको जो है ना समष्टि अर्थशास्त्र को थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, यहाँ पर क्या नाम देंगे इसको, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नाम क्या देते हैं, ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये समष्टि अर्थशास्त्र का ही दूसरा नाम है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं आय एवं रोजगार का सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो उम्मीद है समझ आ गया होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आया है, ये भी आपका जो है वो जरूर स्क्रीनशॉट कर लेना। ये भी क्वेश्चन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, यानी कि डिफाइन नेशनल इनकम। कह रहे हैं किसी देश में, किसी एक देश की बात हो रही है, राष्ट्रीय आय क्या होगा, सभी देश का थोड़ा ना, एक देश का। तो किसी देश में और पूरे एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाएगी, कौन सी वस्तुओं की बात कर रहे हैं, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं की बात कर रहे हैं और अंतिम सेवाओं की बात कर रहे हैं। तो एक देश में और एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त किए गए कुल बाजार मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान रखना, यानी कि द टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू किसका, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, यानी कि जो एक देश के अंदर उत्पादित किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, उसके मार्केट वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं उसको नेशनल इनकम। लेकिन ध्यान रखना ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिखा गया है, यहाँ पर ओल्ड कमोडिटी को नहीं लिखा गया है, सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को ही हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। असल में जो हमने अभी डेफिनेशन दिया है ना, यही है जीडीपी का डेफिनेशन। जीडीपी का डेफिनेशन यही है। हमने यहाँ पर जीडीपी ही एक्चुअल में डिफाइन किया है। हम जीएनपी के टर्म में भी राष्ट्रीय आय बताते हैं, एनएनपी के टर्म में भी राष्ट्रीय आय बताते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जीडीपी के टर्म में राष्ट्रीय आय को डिफाइन किया है। तो आपको हम बता देते हैं जीडीपी का जो है ना, जीडीपी का यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, प्राइस ऑफ क्या, गुड्स, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स प्लस में मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस ऑफ सर्विसेज। तो इस ढंग से जीडीपी का ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई,
कि नगद आरक्षित अनुपात का क्या अर्थ है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो हम किसे कहते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। देखो, जिसे जितने भी व्यावसायिक बैंक होते हैं ना, सभी बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ जो निश्चित हिस्सा होता है ना, वो रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक मतलब केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। इसे ही नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, इसे हम CRR कहते हैं, शॉर्ट में CRR, कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि मान लो कि यहाँ पर व्यावसायिक बैंक है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक। अब इसने अपना जो है ना, मान लो यहाँ पर है पब्लिक, पहले मान लेते हैं क्या है, पब्लिक। अब पब्लिक ने जो है ना, मान लो कि 100 रुपया दिया किसको, बैंक को, लेकिन बैंक वाला सारा 100 रुपया अपने पास नहीं रखता है। ये केंद्रीय बैंक का ही नीति है। केंद्रीय बैंक यहाँ पर है, मान लो जिसको हम सेंट्रल बैंक कह रहे हैं, या फिर रिजर्व बैंक भी आप बोल सकते हैं केंद्रीय बैंक को। भारत के लिए कौन सा केंद्रीय बैंक है, RBI। तो मान लो RBI है, RBI मान लेते हैं इसको हम। तो RBI को देना पड़ता है कुछ पैसा, किन बैंकों को भाई, कॉमर्शियल जितने भी बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं यहाँ पर, ये कॉमर्शियल बैंक है। इसके पास जनता ने मान लो कि 100 रुपया पैसा जमा किया, जनता ने कितना पैसा दिया, 100 रुपया, किसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास। तो कॉमर्शियल बैंक कुछ पैसा ले जा करके रख देगा सेंट्रल बैंक के पास। यही जो है ना रेट कहलाता है CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि कैश को कहाँ रखा गया, यहाँ से व्यावसायिक बैंक से उठा करके रखा गया केंद्रीय बैंक के पास। ऐसा क्यों, क्योंकि इसे सुरक्षा एक तरीके से देना है ना। ऐसा जो है ना केंद्रीय बैंक का ही नीति है ये CRR। आप अगर चाहो तो RBI के वेबसाइट पर चले जाना, सर्च करके, और देखना वहाँ से चेक करके कि CRR अभी कितना है। ये रेट अभी आपको मिल जाएगा 4.5%, 4.5%, ठीक है। CRR RBI के वेबसाइट पर ये डेटा आपको मिल जाएंगे कि हम लोग जितना भी पैसा व्यावसायिक बैंक को देते हैं, वो व्यावसायिक बैंक अपना कुछ पैसा ले जा करके केंद्रीय बैंक को देता है। वही कहलाता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि कैश को कहाँ रिजर्व रखना पड़ा, रिजर्व बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ा। समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑल बैंक्स हैव टू डिपॉजिट अ सर्टेन प्रपोर्शन, कुछ निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स, जितना भी पैसा जमा देते हैं हम लोग, जनता ने कि जितना भी पैसा देता है कमर्शियल बैंक को, उसका कुछ प्रपोर्शन, सर्टेन प्रपोर्शंस कह रहा है कि देना पड़ता है कि इसको विद द रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक के पास, यानी कि रखना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड रिजर्व रेशियो। यहाँ पर लिखना कैश रिजर्व रेशियो, ये रिपीट हो गया है, कैश रिजर्व रेशियो। अब ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन संख्या चौथे पर। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुछ चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि कर की परिभाषा दीजिए, यानी कि डिफाइन टैक्स। टैक्स होता क्या है, दरअसल आप लोग को बहुत रुचि रहता है ना इसके ऊपर में कि क्या है सर टैक्स, किस प्रकार से लगाए जाते हैं। कमाई तो हुई नहीं, लेकिन जानने की बहुत इच्छा रहता है इसके ऊपर। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कर क्या है, कर एक ना ऐसा भुगतान है जो कि आवश्यक रूप से, आवश्यक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर में कानून बना हुआ है। तो यहाँ पर कर एक ऐसा भुगतान है, टैक्स एक ऐसा पेमेंट है जो कि आवश्यक रूप से सरकार को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। मतलब कि सरकार टैक्स के ऊपर में कानून बनाई होती है और उस कानून के अधीन ही हमें एक देश के भीतर रहना होता है। अगर हमारा जो टैक्स के दायरे में इनकम आता है या फिर हमारी प्रॉपर्टी जो वो आती है, तो निश्चित तौर पर सरकार आपसे टैक्स वसूलेगी ही वसूलेगी, और नहीं देने वाले को, कर नहीं देने वाले व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कानून के अनुसार आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो टैक्स क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि आवश्यक रूप से आपको सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उन्हें देना ही होगा। ठीक है, मतलब कि टैक्स इज अ पेमेंट विच इज नेसेसरली गिवन टू द किसको, गवर्नमेंट, एज पर द लॉ मेड बाय इट। मतलब सरकारों ने जो नियम नीति बनाया होता है उसके तहत ही आपको देश में रहना होता है, और उसके अधीन अगर आप हैं तो निश्चित तौर पर आप पर जो टैक्स लगाए जाएंगे वो भी आपको भरना ही होगा। नहीं भरते हैं तो उसके ऊपर पनिशमेंट होगी, आपको सज़ा मिलेगा निश्चित तौर पर कानून के अनुसार ही। चलो देखो, जैसे कि आप समझें आयकर यानी कि इनकम टैक्स, क्या है ये, टैक्स का ही एक रूप है। यहाँ पर देखिए, ये ध्यान रखना कि इनकम टैक्स क्या होता है, प्रत्यक्ष कर
कर है एक तरह का। क्या है ये? प्रत्यक्ष कर। निगम कर, निगम कर को कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स। ये एक तरह का भी क्या है? प्रत्यक्ष कर है, जो कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। कंपनियों के लाभ पर लगाए गए टैक्स को हम कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। और व्यक्तियों की आमदनी पर जो लगाया जाता है उसे कहते हैं हम इनकम टैक्स। तो यहाँ पर जो एक और टैक्स का नाम है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये है एक तरह का अप्रत्यक्ष कर। आपको पता ही है भारत के अंदर में सबसे जो है ज़्यादा अभी नाम फेमस जो हुआ है वो जीएसटी ही है। भारत को ना भारत के अंदर में ना 1 जुलाई 2017 से ही जो है वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया गया जीएसटी को। ठीक है, भारत के अंदर में ये ध्यान रखना 1 जुलाई 2017 से ही इम्प्लीमेंट किया गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन और इस समष्टि का ये आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है निवेश क्या है। ठीक है, निवेश क्या है, समझिए बात को। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि एमसीक्यू में देखने को मिले एक अलग फॉर्मेट में। हमने देखा है मॉडल क्वेश्चन पेपर में यहाँ से पूछा हुआ है। कहाँ पूछा हुआ आपको समझ में आ जाएगा, देख लो पहले। निवेश क्या है? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? हम लोग बहुत इसके ऊपर इच्छा रखते हैं जानकारी के लिए कि सर हम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे थोड़ी होते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। सो कह रहे हैं कि निवेश का मतलब उस खर्चे से है जो पूंजीगत वस्तुओं जैसे कि मशीन, कारखाने आदि में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर हम पूंजीगत वस्तुओं पर खर्चा करते हैं तो वैसा खर्च हमारा कहलाता है निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। क्यों भाई? क्योंकि हम पूंजीगत वस्तुओं पर खर्चा करके अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा इनकम प्राप्त हो, आय प्राप्त हो। तो एक तरह का निवेश क्या है? खर्च ही है। निवेश का मतलब है ऐसे खर्चे से जो कि पूंजीगत वस्तुओं पर किया जाता है ताकि हमारे पास ये पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक ज़्यादा हो। तो हम कह सकते हैं चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। चेंज इन कैपिटल स्टॉक यानी कि जब हमारे पास कैपिटल गुड्स का स्टॉक ज़्यादा होता है तो हम समझ सकते हैं कि निवेश हमने किया है। क्लियर है? यहाँ पर देखो अंग्रेजी से लिखा हुआ है मैंने कि इन्वेस्टमेंट मीन्स द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर द इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, फैक्ट्री एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि मशीन, फैक्ट्री या फिर जितने भी तरह के कैपिटल गुड्स होते हैं उसका अगर हमने उस पर हमने अगर खर्चे किए हैं तो उस तरह का खर्च हमारा कहलाता है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से उत्पादन क्षमता बढ़ती है और हम बहुत अच्छा खासा आमदनी जनरेट कर सकते हैं। सो यहीं पर समाप्त होती है आज की यह वीडियो और मिलते हैं फिर हम इसी तरीके से अगले कंटेंट के साथ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करना, क्योंकि हमने आपकी इच्छा को पूरा कर दिया, आपकी आवश्यकताओं को भी पूरा कर दिया है। इसी ढंग से हम अगली वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में ही। जय हिंद।